देना तो पड़ेगा, स्कोर तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो टफ पेपर आया ये सोल्यूशन नहीं है, आप अपने आप को टफ बनाइए, और अपने आप को टफ बनाने का भाई साहब एक ही तरीका है, हर टॉपिक पे कम से कम 300 से 400 क्वेश्चंस लगाइए। आज आपके पास कमी नहीं है क्वेश्चंस की भाई साहब, मेरे पास भी कमी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज प्रिपेयर ऑन दैट नोट। ओके, तो अपन ने भाई साहब क्या क्या सीख रखा है यहाँ पे, solutions and its characteristics, components of a solution, identify solute and solvent, measuring concentration of solutions, concentration terms, types of solution, solubility, factors affecting solubility, evaporation, partial pressure और हेनरीज लॉ पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो आपके दो टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है हमने पढ़े, देखो मोलालिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, और आपका हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर आ गया आपका वेट परसेंटेज, एक होता है W बाई V, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एक हो गया आपका W बाई W, दैट इज वेट बाई वेट परसेंटेज। ये सब आपके भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। तो कुछ आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर किसको इंपैक्ट करेगा, वॉल्यूम को। तो जहां पे भी आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में नीचे वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर से इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मोलैरिटी अगर आप देखोगे तो भाई साहब मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। भाई साहब ये अगर इंपैक्ट हो गया, ये किससे इंपैक्ट होगा, टेम्परेचर से, तो आपकी मोलैरिटी भी टेम्परेचर से इंपैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, जैसे अगर आप देखोगे नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये भाई साहब इंपैक्ट होगा, तो नॉर्मेलिटी इंपैक्ट हो जाएगी, है ना। लेट्स से आप मोल फ्रैक्शन, अच्छा चलिए ये हो गया, और कौन सी चीजें हैं भाई साहब, जैसे आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या ये टेम्परेचर से इंपैक्ट होगा, यस भाई साहब ये इंपैक्ट होगा, तो ये भी भाई साहब इंपैक्ट हो गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, व्हाई, बिकॉज इन ऑल ऑफ दीज you have something called as volume in the denominator part which is getting impacted by temperature, are we clear। तो ये आपके भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन ऐसे टर्म्स हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएशन नोटिस करेंगे आप, ठीक है। अभी आते हैं मोलैलिटी पे। मोलैलिटी क्या है भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स, ये आपकी मोलैलिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज अ फीचर विच इज नॉन इंपैक्टेड बाय टेम्परेचर, तो ये भाई साहब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, नीचे ऊपर दोनों भी वेट है, और वेट भाई साहब क्या होता है, वेट और मास का केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स में हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस बारे में, वेट क्या है और मास क्या है, लेकिन फिजिक्स में अगर हम मास, केमिस्ट्री में अगर हम मास बोल रहे हैं और वेट बोल रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। यहाँ पे जनरली व्हाट वी मीन इज मास, ठीक है, but it doesn't get impacted by temperature, so this is also temperature independent, ठीक है। मोल फ्रैक्शन देखो उठाते हैं, और ज्यादा करके जितने भी आपके इस चैप्टर में आप जो भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आप जो भी पढ़ेंगे जनरली आपके सॉल्यूशन सब वाटर में बनेंगे। और दूसरा है आपका भाई साहब ज्यादा करके आप मोल फ्रैक्शन से निपटारा करेंगे। मोल फ्रैक्शन से निपटारा क्यों करेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है, वेट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ये है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे तुमको कोई भी चीज वॉल्यूम रिलेटेड मिल रही है क्या, देखो भाई साहब अभी आ रहे, आइए सर, फिर चला गया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज तुमको वॉल्यूम रिलेटेड मिल रही है क्या, नहीं, ठीक है। सो क्या यहाँ पे टेम्परेचर का कोई इंपैक्ट आएगा, नो, ठीक है। सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट चीजें हो गई हैं, ठीक है। सो ऑल वॉल्यूम डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। जितने भी आपके वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी है, मतलब डिनोमिनेटर में जहां पे भी वॉल्यूम रहेगा वहां पे भाई साहब आपका वो इंपैक्ट होगा बाय टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है। Thus, at the temperature changes, increases or decreases, the concentration terms also changes, ठीक है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन से होंगे, जहां पे आपका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी, ओके। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन से हो जाएंगे, स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम आ गया भाई, तो क्या ये टेम्परेचर से इंपैक्ट होगा, यस, ठीक है, ओके। चलिए अभी आते हैं मोलैरिटी पे, number of moles of the solute upon volume of solution, will this be impacted, yes it will be impacted, ठीक है, it will be impacted, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। अब आ गया भाई साहब आपका नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
Will this be impacted? Yes, it will be impacted. Weight by volume, weight of the solute in gram, volume of the solution in milliliter, 200. Will this be impacted? Yes, it will be impacted. Volume strength, volume of solute upon volume of solution, will this be impacted? This will also be impacted. जहां जहां पे आपको वॉल्यूम मिल रहा है डिनोमिनेटर में, चाचा कल ही आ जाते हैं, इतनी जल्दी आ गए, ठीक है, जहां जहां पे आपको वॉल्यूम मिल रहा है भाई साहब सोल्यूशन में, डिनोमिनेटर में, इट विल गेट इंपैक्टेड. आर वी क्लियर टू दिस? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है. ओके, so temperature independent concentration terms, the concentration terms that do not depend on the temperature are given. तो आपका मोलालिटी है, देखो मोलालिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, ये हो गया आपका मोलालिटी. यहां पे आपका वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में है एंड इट विल नॉट बी इंपैक्टेड बाय टेम्परेचर. वेट या मास आपका टेम्परेचर से इंपैक्ट नहीं होता है. मोल फ्रैक्शन, ये बहुत चर्चित चीज है यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है इस चैप्टर में, ठीक है. मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, और मोल्स में कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं है. मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ द सल्यूट या सॉल्वेंट जो भी होगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट, ठीक है, समझ में आ रहा है. अगर सॉल्वेंट का लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है. यहाँ पे इन दोनों में कहीं पे भी आपको भाई साहब वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, सो यू डू नॉट हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन वॉल्यूम. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है. पार्ट्स पर मिलियन, parts per million, weight of the solute upon weight of solution into 10 raised to 6, weight by weight percentage, weight of solute upon weight of solution into 100, ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके. based on the number of components, अभी देखो one or more components present in the solution other than solvent are known as solutes, ठीक है. one or more components present in the solution other than solvent are known as solutes based on the number of components. तो पहला आपका क्या है भाई साहब, बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है. बाइनरी सोल्यूशन, इट हैज ओनली वन सोल्यूट इन द सोल्यूशन, एक ही सोल्यूट है भाई साहब, ठीक है. तो बाइनरी सोल्यूशन वन सोल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट, जैसे शुगर इन वाटर है भाई साहब, ठीक है, समझ में आ रहा है. तो एक ही सोल्यूट है अगर एक सॉल्वेंट में, इफ देयर इज ओनली वन सोल्यूट इन वन सोल्यूट, तो इट इज कॉल्ड बाइनरी. बाइनरी मतलब क्या होता है, दो कंपोनेंट्स, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी, ठीक है. टर्नरी, इट हैज टू सोल्यूट्स इन द सोल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्वेंट है और दो सोल्यूट्स हैं, शुगर है, सॉल्ट है और वाटर है. ओआरएस का गोल जब आप बनाते हो, ठीक है, ओआरएस बेसिकली यही है, ठीक है. क्वाटरनरी, इट हैज थ्री सोल्यूट्स इन द सॉल्यूशन, तीन सोल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट, ठीक है. ध्यान से देखो, यहां पे सॉल्वेंट एक ही होगा, और वो कौन होगा, जिसका नहीं, वाटर नहीं, जिसका कौन, जिसका मात्रा सबसे ज्यादा हो, वन विच इज मोर इन क्वांटिटी, ठीक है. यहां पे आप बोल रहे हो तीन कंपोनेंट्स है ना, तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो कौन बोलोगे सॉल्वेंट होगा, जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो. द वन विच इज मोर इन क्वांटिटी विल बी द सॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है. ओके ओके. जैसे लाइम जूस, ठीक है, लाइम मतलब आप जो नींबू शरबत बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, ठीक है, तो लाइम जूस प्लस सॉल्ट प्लस शुगर सोल्यूशन इन वाटर. ओके, तो एनालॉजी, कंसीडर दैट वी आर मेकिंग द लाइम सोल्यूशन when only lime juice is added in water, it has only one solute in water and is known as binary solution. तो यहां पे हो गया आपका one solute plus one solvent. After adding sugar to the solution has two solutes, lime juice plus sugar, and is known as a ternary solution. Two solutes plus one solvent. Again, on the addition of salt in the solution, it has three solutes, lime juice plus sugar plus salt, and is known as quaternary solution. Three solutes plus one solvent. ठीक है, ओके. तो आपका देखो यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है, वाटर प्लस लाइम, लाइम वाटर प्लस शुगर, ये हो गया आपका भाई साहब टर्नरी सोल्यूशन. क्वाटरनरी सोल्यूशन, लाइम वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, ठीक है, मेकिंग ऑफ अ लेमनेड. बेस्ड ऑन द फेज ऑफ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, हमने देखा कि कंपोनेंट्स के हिसाब से आपका बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी ऐसा होता है, कंपोनेंट्स कितने हैं, ठीक है. अभी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन व्हिच आर बेस्ड ऑन द फेज ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है. देयर आर टोटल 9 कॉम्बिनेशंस. मैं जब कोई चीज पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, तो आपके माइंड में ना पैरेलली चीजें चलनी चाहिए कि यार क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बोलूंगा इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको खुद भी लग रहा होगा इस पे क्या ही क्वेश्चन बनेगा भाई, कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज अ क्वाटरनरी सोल्यूशन, व्हाट इज अ बाइनरी सोल्यूशन, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है. बट फेजेस में हमको पढ़ने पड़ते हैं, तो आपके माइंड में ना, मतलब आप जब कॉन्सेंट्रेट करोगे ना चीजों पे, तो उसी हिसाब से कॉन्सेंट्रेट करना. लोग भाई साहब यहाँ पे पूरा फोकस दे देंगे, अच्छा इसके आगे एक सवाल बनेगा उस पर भाई साहब से, तो नो, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ योर स्टडिंग एज वेल. चाहे आप भाई साहब खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको भाई साहब वहां पे भी फिल्टरेशन करना पड़ेगा, ठीक है. हियर योर अटेंशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड.
बट नॉट टू अ ट्यून ऑफ वेरी हाई अटेंशन बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द कॉम्पिटिशन परस्पेक्टिव, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जैसे आपका देखो गैसियस सोल्यूशन है, गैस का गैस में सोल्यूशन, ठीक है। इन अ सीएनजी सिलेंडर प्रोपेन, इथेन एक्सेट्रा आर डिसॉल्व्ड इन मीथेन, ठीक है। आपका भाई साहब उसमें प्रोपेन भी रहेगा, इथेन भी रहेगा, मेन गैस आपका क्या है भाई साहब, मीथेन, ठीक है। मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैसेस जब एयर में होता है तो गैस का गैस में, ये आपके टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है बेस्ड ऑन फेस, ठीक है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, गैसेस सोल्यूशन, जैसे लिक्विड का गैस में, ठीक है। जैसे अगर आपने भाई साहब CHCl3 को, ठीक है, मिक्स किया विथ N2 गैस, वाटर इन ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका भाई साहब CHCl3 है विथ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस को इसके अंदर डाला है, तो यहाँ पे आपका क्या है, गैस नाइट्रोजन है और लिक्विड ये है, ठीक है। ओके, वाटर इन ऑक्सीजन, ये आपके एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे एयर में ऑक्सीजन इज टू अ ट्यून ऑफ 20%, whereas in water it is to a tune of 11%. That's one reason why fishes breathe very heavily. आपके फिशेस का जो या एक्वेटिक फिश जो लाइफ है उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा है। उनका ब्रीदिंग रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि दे नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन। तो मोर एंड मोर ऑक्सीजन क्योंकि उनके एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी है हमारे कंपैरेटिव में, तो हमारे कंपैरिजन में देयर ब्रीदिंग रेट्स आर हायर सो दैट दे कैन पुल मोर ऑक्सीजन फ्रॉम व्हाटएवर मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन देयर एनवायरमेंट, ठीक है। ओके, जैसे आपका देखो सॉलिड और गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर आपको मालूम है इज व्हाट, अ सबलाइम सॉलिड, तो नाइट्रोजन गैस। आयोडीन वेपर्स इन एयर, आयोडीन जो है वो भी भाई साहब आपका सबलाइम सॉलिड है, ठीक है, तो ये वेपर्स इन एयर। ड्राई आइस वेपर्स इन एयर भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे लिक्विड सोल्यूशन है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सॉल्यूट फेज क्या है यहाँ पे गैस, और सॉल्वेंट फेज क्या है लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व रहता है क्योंकि आपका जो एक्वेटिक लाइफ है वो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर से ही तो लाएगा, ठीक है। सो हियर गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, आर वी क्लियर। ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड भाई साहब, एसिडिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, एसिडिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर, जो चाइनीज बनाने के टाइम पे आप करते हो वैसे, ठीक है, या बहुत सारे डिशेज में आप करते हो। आपका एसिडिक एसिड जो हम बोलते हैं ना, विनेगर पूरा पूरा एसिडिक एसिड नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा उसमें 4% ही रहता है, ठीक है, लेकिन विनेगर को हम जनरली एसिडिक एसिड से बनाते हैं, ठीक है। इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, दारू पोलिंग वाटर पोरिंग, ठीक है, आपका जो दारू का जो ये बनता है, ठीक है, जो लोग पीते हैं वो वाटर में डिसॉल्व करके पीते हैं। ओके, सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। गैस और सॉलिड का भाई साहब देखिए, गैस सॉल्यूट फेज गैस है और आपका सॉल्वेंट है सॉलिड, ऐसा कहां पे होगा, एयर ट्रैप्ड इन आइस, ठीक है, H2 एब्सॉर्ब्ड इन पैराडियम। आपने वो पेपर वेट्स देखे हैं क्या, पेपर वेट्स, ऐसे कांच वाले पेपर वेट्स, उसमें ऐसे बुदबुदा होता है देखो, ठीक है, वो जो बुदबुदा होता है बेसिकली क्या है, वो आप कांच वाले पेपर वेट्स नहीं देखे हैं, ऐसे कांच वाले पेपर वेट्स होते हैं, इसमें ऐसे बुदबुदे होते हैं, तो आपको जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं वो बेसिकली एयर है विच आर देयर इन द ग्लास सॉलिड, तो एयर मीन ग्लास सॉलिड। जैसे अगर आप देखोगे एयर ट्रैप्ड इन आइस, फ्रिज में से जब आप आइस निकालते हैं तो कभी कभी आपको आइस पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है और कभी कभी आइस ऐसा एकदम व्हाइटिश दिखता है, क्यों ऐसा, जितना ज्यादा एयर ट्रैप रहेगा उतना वैसे दिखेगा, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हाउ मच एयर इज ट्रैप्ड इन द वाटर, ठीक है, कितना एयर वाटर में ट्रैप्ड है। H2 एब्सॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम, H2 हम हाइड्रोजन को किसमें एब्सॉर्ब करते हैं, पैलेडियम में, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। लिक्विड और सॉलिड, वाटर मॉलिक्यूल्स इन कॉपर सल्फेट लैटिस, ठीक है। अभी देखो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट ये क्रिस्टल है, इसको भाई साहब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे घेर के रखते हैं, इसी को तो हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं ना भाई साहब, ठीक है। अगर मैं बोलूं CuSO4 इंटू 10H2O, मतलब एक CuSO4 का मॉलिक्यूल 10 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज इट, बेसिकली यहाँ पे आपका सल्यूट क्या है भाई साहब, लिक्विड है, मतलब वाटर आपका भाई साहब यहाँ पे लिक्विड है सल्यूट फेज में, और सॉल्वेंट कौन है, सॉलिड है, मतलब कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट इज बेसिकली हियर द सॉल्वेंट, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट भाई साहब सॉल्वेंट है और वाटर भाई साहब क्या है आपका सल्यूट है क्योंकि लेस मात्रा में है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, सॉलिड सॉलिड, टिन इन कॉपर, कॉपर इन गोल्ड, जितने भी आपके एलॉयज होते हैं वो सब भाई साहब ऐसे फेज में होंगे, ठीक है। ओके, अभी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व, यहां से आपकी भाई साहब एक्चुअल पढ़ाई इन टर्म्स ऑफ सवाल सॉल्विंग चालू होती है, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे थे ये तो फेजेस था आपका, एक अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए पढ़ रहे थे, यहाँ पे बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व, कितना अमाउंट डिसॉल्व है,
व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? देखो सिंपल तरीके से आपने पढ़ रखा है कि आपने एक ग्लास लिया पानी का, उसमें भाई साहब 1 चम्मच शक्कर डाला, उसको गोला, 2 चम्मच डाला, उसको गोला, 3 चम्मच डाला, गोला, चौथे चम्मच में और नहीं घुलेगा। तो अभी अब अगर आप गोलने की कोशिश भी करोगे तो कुछ देर बाद देखोगे कि वो जो शक्कर है वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है। तो व्हाट हैज हैपेंड? At that particular temperature, whatever solute molecules could have been adjusted in the solvent are already adjusted. There is no place for further adjustment. So it means that the solvent is saturated at that temperature. समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक सॉल्वेंट की सैचुरेशन पॉइंट होती है, एक सोल्यूशन की सैचुरेशन पॉइंट होती है। मतलब अगर आप अभी टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब और ज्यादा एडजस्टमेंट हो सकता है। तो फिर और ज्यादा, फिर इसी तरह से और ज्यादा। तो आप देखोगे चाय अगर बहुत ठंडी हो जाएगी ना, कभी एकदम ठंडी हो गई, तो आप देखोगे नीचे शक्कर जमा होने लगेगा। ठीक है, चाय के कप में नीचे शक्कर जमा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब चाय बनाया था तब एक टेम्परेचर पे बनाया था, तब सॉल्युबिलिटी हाई थी। अब भाई साहब टेम्परेचर गिर गया है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो वो जो मतलब आपने अगर बहुत ज्यादा शक्कर डालकर चाय बनाया रहेगा तो ही ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप पूरा सैचुरेशन लेवल पर लेकर जाएंगे, एकदम मीठी चाय बनाई रही होगी आपने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये शक्कर भी भाई साहब उससे फिल्टर आउट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो गई है। योर टेम्परेचर हैज ड्रॉप which is going to impact the solubility. If you increase the temperature, solubility increases. If you decrease the temperature, the solubility decreases. Are we clear? Clear on this one? Okay. So saturated, unsaturated and super saturated, ये 3 phases होते हैं। ठीक है, and all are temperature dependent. ठीक है, all are temperature based on the amount of the solute dissolved. So unsaturated solution, a solution that contains less amount of solute than the maximum amount of solute which can be dissolved at that temperature and pressure is known as an unsaturated solution. ठीक है, no precipitation is observed. Unsaturated solution भाई साहब किस टाइप का solution होगा? जहां पे आप और ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं, you can dissolve more. क्या ये समझ में आ रहा है? Unsaturated solution, a solution that contains less amount of solute than the maximum amount of solute which can be dissolved at that temperature and pressure is known as an unsaturated solution. In an unsaturated solution, no precipitation is observed. यहाँ पे आपको कोई precipitation नहीं दिखेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, precipitation मतलब जमना। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है, जैसे 5 चम्मच शक्कर डाल दिया, उसने सैचुरेट कर दिया, 6वां चम्मच जब आप डालेंगे तो वो नीचे प्रेसिपिटेट करने लगेगा, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। अब जगह नहीं है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में और सॉल्यूट को एडजस्ट करने के लिए, भाई साहब जगह नहीं है। So they will try and settle down. ठीक है, unsaturated, a solution that contains less amount of solute than the maximum amount of solute which can be dissolved at that temperature and pressure is known as an unsaturated solution. In an unsaturated solution, no precipitation is observed. Suppose a maximum amount of 15 grams of sugar can be dissolved in water, and if the water has less than 15 grams of sugar, then it is an unsaturated solution. एक भाई साहब सोल्यूशन है जिसमें 15 ग्राम शुगर आप डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और 15, suppose a maximum of 15 gram of sugar can be dissolved in water, and the water has less than 15 gram of sugar. अगर वाटर में 15 ग्राम शुगर से लेस है तो वो क्या हो जाएगा? एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो। समझ में आ रहा है भाई साहब? स्कोप है 15 ग्राम का, ठीक है, और आपका भाई साहब जो डिसॉल्व अमाउंट ऑफ शुगर है वो लेस देन 15 है, तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। आपके अटेम्प्ट्स भी अनसैचुरेटेड नहीं होने चाहिए, सैचुरेटेड ही होने चाहिए। ठीक है, फिर व्हाटएवर यू कैन प्लीज डू इट। ठीक है, आप उस लेवल की तैयारी करो, अगर आपने सपना देखा होगा तो। ठीक है, अगर आप सच में एस्पायर करते हैं तो उस लेवल की तैयारी कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप तैयारी नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, और तैयारी में सैचुरेशन चाहिए भाई साहब। ठीक है, a solution that contains the maximum efforts भाई साहब। ठीक है, maximum amount of solute which is capable of dissolving or no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is known as a saturated solution. In a saturated solution there is no precipitation, मतलब भाई साहब एकदम इंटैक्ट है, एकदम रेशियो बराबर है। जितने आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर होने चाहिए उतने ही हैं, तो प्रेसिपिटेशन का सवाल नहीं आता। ठीक है, इससे ज्यादा आप करने जाओगे तो प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, द प्रेसिपिटेशन एंड डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस और नॉट। सपोज अ मैक्सिमम ऑफ 15 ग्राम ऑफ शुगर कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, एंड इफ द वाटर हैज 15 ग्राम ऑफ शुगर देन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Super saturated solution, a solution that contains more amount of solute than the maximum amount of solute which can be dissolved at a given temperature and pressure is known as super saturated solution. In a super saturated solution, precipitation takes place. तो super saturated solution में क्या होगा भाई साहब? Precipitation चालू हो जाएगा।
ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, आपका सल्यूट ज्यादा है, उस टेम्परेचर और उस प्रेशर में सल्यूट इज मोर देन द सैचुरेशन, तो क्या होगा, बाकी का सल्यूट नीचे आ जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द सल्यूट, आप बोलेंगे भाई साहब नमक या शक्कर ये दोनों भी भाई साहब वाटर में सल्यूबल है, तो भाई साहब जब तक डिसॉल्व करता रहूं तब तक डिसॉल्व होंगे क्या, नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूबल है, कुछ चीजें वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, जैसे मड है, इसको आप एक चुटकी भर लो या भाई साहब एक अद्धा भर लो, ठीक है, वो भाई साहब नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि वो पहली बात तो सॉल्यूबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सल्यूट किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है तो उसका भाई साहब एक सैचुरेशन लेवल होता है, उसके बाद भी वो इनसॉल्यूबल हो जाएगा, वो भाई साहब प्रेसिपिटेट फॉर्म पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट और अमाउंट at a particular temperature and pressure, the solvent can take no more of the solute and hence it will start precipitating। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको अपन बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमेशा प्रेसिपिटेशन होगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द solute is soluble in the solvent, you will always find precipitation, ठीक है। Suppose a maximum of 15 gram of sugar can be dissolved in water and the water is more than 15 gram of sugar, then it is a super saturated solution। समझ पा रहे हैं इसको? Are we clear? Okay। The solubility of a substance is the maximum amount of that substance which can be dissolved in a specified amount of a solvent at a particular temperature and pressure। समझ में आ रहा है? ये solubility हो गई भाई साहब। It depends upon the nature of the solute and solvent as well as the temperature and pressure। किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा भाई साहब? सल्यूट का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर एंड टेम्परेचर। अभी देखो मैं बोल रहा हूं सल्यूट के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये कि सल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है या नहीं, ठीक है, क्लियर है। अभी समझो भाई साहब आपने शुगर टोंग्स देखे हैं, मोटे मोटे ऐसे भाई साहब शुगर टोंग्स बोलते हैं, बड़े लोग भाई साहब चाय पीते तो उसमें पीते शुगर टोंग ऐसे डालते, ठीक है, एक शुगर टोंग, ठीक है। फिर आपका शक्कर होता है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जनरली ये शक्कर के, और एक होता है भाई साहब पाउडर्ड शक्कर, ठीक है। तीनों भी आपके शुगर फॉर्मेट्स हैं। विच वन विल बी मोर रेडिली डिसॉल्विंग? जल्दी पाउडर वाला शुगर, ठीक है। तो आप देखो सल्यूट वही है लेकिन सल्यूट के फॉर्मेट हमने चेंज कर दिए तो सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सल्यूट। भाई साहब सल्यूट किस नेचर का है, वो सॉल्वेंट में सल्यूबल है या नहीं, एंड द सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, देयर आर थ्री मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट, ठीक है। भाई सॉल्वेंट में सल्यूट घुलता है या नहीं, ठीक है, इस पे तो डिपेंड करेगा ही। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, भाई साहब टेम्परेचर सिस्टम का क्या है, एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर का मतलब समझ में आ रहा है? टेम्परेचर कैसे इंपैक्ट करेगा? जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो और ज्यादा एडजस्टमेंट का स्कोप बनेगा, है ना। लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल गो फर्दर अपार्ट, सो देयर विल बी मोर स्पेस क्रिएटेड टू डिसॉल्व मोर ऑफ सॉल्यूट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रेशर का क्या बनता है भाई साहब? वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं, आपने भाई साहब ऑन किया, उसको पानी डाला और जो भी डिटर्जेंट है वो डाल दिया, ऑन करने के बाद क्या होता है, वो घूमता है ना। तो इस घूमने में क्या हो रहा है, उस वाटर और डिटर्जेंट का प्रेशर बढ़ रहा है भाई साहब, वो प्रेशर में घूम रहा है पानी, और प्रेशर में गंदगी बाहर आ रही है, प्रेशर में वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रेशर इज बेसिकली व्हाट इज इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी। आप प्रेशर से वाटर की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली यू आर रोटेटिंग वाटर एट अ प्रेशर ना। इसमें कपड़े हैं, ठीक है, लेकिन वाटर किस में रोटेट हो रहा है, एक प्रेशर में रोटेट हो रहा है, तो इस प्रेशर से वाटर का प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है, वो भाई साहब नदी की तरह जा रही है, ठीक है। तो भाई साहब वो उसको क्या करेगा, वो डिसॉल्व करेगा। जैसे अगर आप देखोगे ठहरे हुए तालाब में अगर आप कपड़े धोते हो, पहले तो धोने नहीं चाहिए, और अगर बहते हुए पानी में आप कपड़े धोते हो, बहते हुए पानी में जल्दी ज्यादा कपड़े साफ होंगे, क्यों? क्योंकि वैसे वो बहता हुआ पानी है, उसका प्रेशर है, उसमें कपड़े ज्यादा साफ होंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो प्रेशर जो है वो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, वैसे ही आप भाई साहब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट। तो यहां पे आपका जो मुद्दा आता है वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। लाइक भाई साहब क्या करता है, लाइक को डिसॉल्व करता है, ठीक है। पोलर विल डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व नॉन पोलर। समझ में आ रहा है? ये वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है,
ये किसी पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड एक पोलर सॉल्यूट है, इसको डिसॉल्व करेगा। सोडियम क्लोराइड को अगर आप बेंजीन में डिसॉल्व करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज अ पोलर सॉल्यूट एंड बेंजीन इज अ नॉन पोलर और एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट विल नॉट डिसॉल्व। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पोलर विल डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब जो आपके जैसे ऑर्गेनिक बॉन्ड्स होते हैं, जो आपके भाई साहब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलोगे भाई साहब अल्कोहल, तो आप पोलर बोलते हो। अल्कोहल इसलिए पोलर है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन के सामने भाई साहब, हाइड्रोजन के सामने अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों एटम्स में से कोई भी आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो एक मिथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल, उसके हाइड्रोजन के सामने एक ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चालू होगी, ठीक है। खैर, ओके। सो इन केस ऑफ वाटर देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के बीच में, बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड द ऑक्सीजन ऑफ द अदर वाटर मॉलिक्यूल। सेम हैपेंस विद अल्कोहल एज वेल, ठीक है। तो हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इसको अपन फोन बोलते हैं, फोन, ठीक है। हाइड्रोजन के सामने ये तीनों में से कोई भी अगर आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। वाटर में भाई साहब हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन ऑब्वियसली आने वाला है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, सारे अल्कोहल्स में ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन तो आने वाला है। एक मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल का दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे पोलैरिटी होगी, वहां पे पोलर सॉल्वेंट हो ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? तो ये वाला फंडा चलता है यहाँ पे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सोल्यूशन का जो चैप्टर है वहां पे हम ऐसा कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट को नहीं पढ़ने जा रहे हैं जहां पे डिसोल्यूशन ना होगा। डिसोल्यूशन होगा, ठीक है, डिसॉल्विंग होगी, किस एक्सटेंट तक होगी वो हम देखेंगे, लेकिन डिसोल्यूशन होगा, एंड ऑल ऑफ देम विल बी मोस्टली इन वाटर। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज लिक्विड इन नेचर। इन द गिवन स्ट्रक्चर द डॉटेड ग्रीन लाइंस रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा? ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमारा ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट में हमने क्या समझा कि भाई साहब अगर आपका पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्यूट में, ये पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है वो भाई साहब नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जनरली हम देखेंगे जैसे ऑर्गेनिक्स जो आपके चीजें हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या भाई साहब आपके बेंजीन में डिसॉल्व होती है, ठीक है। दे विल बेसिकली, जैसे एसीटोन है वो बेंजीन में डिसॉल्व होगा, ऐसा होगा। लेकिन जो आपके पोलर सॉल्वेंट्स है वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। So solution, that is solute plus solvent, reaches the stage when the two processes dissolution and crystallization occur at the same rate. इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना भी और पढ़ना भी। ये पूरा ही लिख लीजिए एक्चुअली, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूशन यहां तक, विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब इस चीज को समझिए, ठीक है। मैं बोलता हूं आपको, शक्कर आपने देखा है और गन्ना जूस भी देखा है, गन्ने से ही शक्कर निकलता है, प्रोसेस क्या है बोलिए? हाँ, अरे गन्ना जूस को स्क्वीज करके, गन्ने को स्क्वीज करके गन्ना जूस निकलता है, लेकिन शक्कर कैसे बनता है? हम्म, तो शक्कर बनता है आपके क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है। देखो आपका कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को अगर हम क्रिस्टलाइज करने लगे तो ये क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये शुगर केन जूस से
शुगर का बनना मतलब शुगर केन जूस का क्रिस्टलाइजेशन से शुगर बन रहा है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ऑपोजिट ऑफ डिसोल्यूशन है। देखो, आप अगर किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हो तो सेम फेज में चला जाएगा, लिक्विड फेज में। और अगर कोई चीज लिक्विड सॉलिड फेज में सेपरेट आउट हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है, तो वो अलग हो रहा है ना। तो मतलब क्या है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये किसका प्रोसेस है? डिसोल्यूशन का, है कि नहीं? और ये बनता है आपका सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन से अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो रहे हैं तो वो कौन सा फेज है? क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब शुगर जो है वो ऑलरेडी गन्ने के रस में घुला हुआ है। समझ में आ रहा है? जब शुगर को आप सेपरेट क्रिस्टल्स के साथ सेपरेट कर रहे हैं तो वो सेपरेट प्रोसीजर है, वही उसी में से शुगर के क्रिस्टल सेपरेट आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, whereas dissolution is a process of mixing of solute and solvent। और ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये रिवर्सिबल हैं, ठीक है। क्यों रिवर्सिबल है बता सकते हैं? फटाफट फटाफट, ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है? हाँ, तो फिर से वाले प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेस। आपने देखो बचपन में पढ़ा था, दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज अंदरूनी होता है, वो इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज अंदरूनी नहीं होता है, ठीक है, वो रिवर्सिबल होता है। आप अगर शुगर मिलाकर पानी को टेस्ट करेंगे तो शुगर का टेस्ट आएगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो इट्स एन रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। तो इसका मतलब सॉल्ट या कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिसोल्यूशन एक प्रोसेस होता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेपरेशन एक प्रोसेस होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं एक साथ तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट से सेपरेट आउट होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ ही चलते हैं, आपको ना दिखे लेकिन साथ में चलते हैं ये, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि आपका डिसोल्यूशन जो है एक तरफा चलेगा और क्रिस्टलाइजेशन दूसरी तरफा चलेगा। जब आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा तब आपके डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन में एक समानता आ जाएगी। समझ में आ रहा है? आपको अगर क्रिस्टलाइजेशन नहीं दिख रहा है तो अभी तक आप सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं गए हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका डिसोल्यूशन अभी भी क्रिस्टलाइजेशन से भारी है, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स नीचे जमते हुए दिख रहे हैं तो आपका क्रिस्टलाइजेशन फेज अभी डिसोल्यूशन फेज से ज्यादा हो गया है, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पे एक किसी का अगर आप सैचुरेशन पॉइंट पे है तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों साथ साथ होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डिसॉल्विंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सेपरेटिंग एज क्रिस्टल्स। ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब जितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे हैं उतने ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स बनकर निकल भी रहे, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। आपको सामने से कुछ ऐसा, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मतलब एवर चेंजिंग है ये, ठीक है। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये होता ही रहेगा। जब तक आपने भाई साहब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है वो होता ही रहेगा। कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे, कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज होंगे, फिर से वही डिसॉल्व होंगे, फिर से वही क्रिस्टलाइज होंगे, फिर से वही डिसॉल्व होंगे। आपने भाई साहब बोल के छोड़ दिया है, ये तमाशा चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? ये तमाशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रीचेस द स्टेज व्हेन द टू प्रोसेसेस दैट इज डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर एट द सेम रेट। Under such conditions, the number of solute particles going into the solution will be equal to the number of solute particles separating out, and a state of dynamic equilibrium is reached. ठीक है? The solubility of a solid in a solvent is significantly affected by temperature. ठीक है? Changes. Consider the equilibrium. अभी देखो ली चैटलियर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, बार बार ये घूमकर आएगा, तो मैं आपको सीधे साधे शब्दों में बता दूं। जैसे A प्लस बी आप कर रहे हो और ये बन रहा है C, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेट्स से, ठीक है। अभी अगर A प्लस बी आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हीट है। अभी आप जब बोल रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम रीच कर गया है तो अभी ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपने हीट दिया तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने हीट विड्रॉ किया, सिस्टम को ठंडा कर दिया, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ली चैटलियर का प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है तो आप जिस चीज को सपोर्ट करेंगे प्रोसेस भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे आपने हीट से सपोर्ट किया अगर प्रोसेस को, द प्रोसेस विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ यू आर विड्रॉइंग हीट, द प्रोसेस विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे अगर समझ लो ये आपका प्रेशर वाला प्रोसेस है, तो आप अगर समझ लो प्रेशर बढ़ा रहे हैं,
तो आपका इस तरफ जाएगा, प्रेशर को कम करें तो इस तरफ जाएगा, ठीक है। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट स्टेबिलिटी, तो ये आपका ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इन जनरल इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, मतलब क्या, देखो आपने भाई साहब बी एक सोल्यूट लिया है और ए एक सॉल्वेंट लिया है, आपका सोल्यूशन बना ए बी और आपका हीट रिलीज हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, हीट रिलीज हुआ, ठीक है। आपको मालूम है डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। अभी अगर मैं इसमें हीट दूं तो किस तरफ जाएगा भाई, हीट अगर मैं दे रहा हूं, यहां पे हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है, तो हीट अगर मैं दूं तो इस तरफ जाएगा, बैकवर्ड मारेगा रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इन जनरल इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ठीक है, दैट इज सोल्यूशन का एनर्जी इससे ज्यादा है ना, तभी तो वो एनर्जी छोड़ रहा है। सोल्यूशन का एनर्जी, हीट ऑफ द सोल्यूशन is more than the heat of the solute and the solvent, because of which it is releasing heat. So it's an endothermic, endothermic. It is a heat consuming process. I am so sorry. ठीक है, ये आपका हीट ले रहा है, ठीक है। तो अगर आप हीट देंगे then the solubility will increase with rise in temperature. तो भाई साहब अगर हीट देंगे तो ली चैटलियर का प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मतलब आपका क्या है, सोल्यूशन का जो हीट एनर्जी है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हीट एनर्जी से ज्यादा है। तो इफ यू हैपन टू गिव इस पूरे सिस्टम को, देखो हम जब हीट की बात करते हैं ना, एक बार आपने इसको डिसॉल्व कर दिया तो क्या आप सिर्फ इसको हीट दे सकते हैं, या सिर्फ इसको हीट दे सकते हैं, या सिर्फ इसको हीट दे सकते हैं, नहीं। तो आप भाई साहब क्या करेंगे, जब हीट देंगे तो पूरे सिस्टम में हीट जाएगा, और पूरे सिस्टम में हीट जाएगा तो ली चैटलियर का प्रिंसिपल फॉलो होगा कि अगर भाई साहब आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर? ओके, सो in general the dissolution process if it is endothermic, that is the heat of the solution is more than zero, then the solubility increases with the rise in temperature. If the dissolution process is exothermic, then the solubility decreases with an increase in temperature. अगर भाई साहब exothermic है मतलब क्या, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर एक्सोथर्मिक है तो आप अगर आप इस सिस्टम को हीट दोगे तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये दोनों लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। So steps involved in dissolution, it involves the separation of solvent molecules, ठीक है, because every solvent has, तो अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है समझो, जैसे आपका एक सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें सारे ए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ए ए ए ए ए, ठीक है, ए, ये सारे भाई साहब ए हैं। अभी इसमें आप कोई सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो बी, ठीक है, तो जैसे ही इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, अभी स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन, तो जब आप बी को ला रहे हो तो बी इसमें आया है ना, अभी बी के साथ यहाँ बीच में बी सेटअप हो जाएगा भाई, बी आ रहा है, ठीक है। अभी आपने अभी भी पढ़ा कि एक डिसोल्यूशन है एक्सोथर्मिक, एक डिसोल्यूशन है एंडोथर्मिक,
देखो इस चीज को समझो, ए और ए इस बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये जो नया बॉन्ड बन रहा है ए बी, इसको मेंटेन करने के लिए भी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका ए बी का जो बॉन्ड है इसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो आपका ये हो जाएगा, ए बी विल रिक्वायर अ हायर एनर्जी टू बी मेंटेन्ड एज अ बॉन्ड देन ए ए। तो इसका मतलब सोल्यूशन बनने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर आपका ए बी है और यहाँ पे ए है, और ए का बॉन्ड का एनर्जी इससे ज्यादा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी एंड एक्सोथर्मिक। इसमें एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी ड्रॉप होगा। जैसे ही आप बी को सॉल्वेंट में डालोगे एनर्जी ड्रॉप होगा एंड एनर्जी विल बी रिलीज, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो ये समझ में आ रहा है। तो अभी आप बताओ मुझे कि क्या किसी सोल्यूशन के एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नेचर से आप बता सकते हैं कि ज्यादा इंटरेक्शन फोर्स किसमें ज्यादा है। देखो जितना ज्यादा इंटरेक्टिव फोर्स होगा, जैसे ए और बी में जो इंटरेक्टिव फोर्स है, अगर वो ए से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ तो ये स्ट्रॉन्गर है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, है ना। तो एनर्जी किसकी कम, इसकी कम। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी इससे कम हो गई, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी भाई साहब, है ना। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको समझो। आपका है ए, ये सल्यूट है, इसमें आप डाल रहे हो बी बी, सॉरी सॉल्वेंट है ये, इसमें डाल रहे हो, तो आपका क्या बन रहा है, ए बी, है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। अगर आपका ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबिलिटी है, ज्यादा फोर्स है, तो इसका मतलब ये भाई साहब ए से ज्यादा हुआ, मतलब इसका बॉन्ड फोर्स जो है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हुआ, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी भी इसकी कम हो जाएगी, है ना, एनर्जी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी अगर आपकी कम हो गई, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, नहीं सॉरी, स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा हो गई तो एनर्जी कम, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ए बी बनने का प्रोसेस आपका कम एनर्जी वाला है, ए को हायर एनर्जी लगेगा। तो जैसे ही आप ए से ए बी बनाएंगे तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्सोथर्मिक। तो वो जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। जैसे आप देखो यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब है आपका बी बी। अभी समझो भाई साहब आपका ए बी जो है वो लेस स्टेबल है देन ए बी जो है वो लेस स्टेबल है देन ए, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉन्ड, यहाँ पे आपका भाई साहब एनर्जी, ठीक है, और स्टेबिलिटी, और ये तीनों भी चीज देखेंगे हम। ठीक है, तो ए बी बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे वीकर हो गया भाई साहब, वीक हो गया, है ना। ए बी बॉन्ड इज वीकर, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब ए की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एनर्जी किसकी कम, ए की एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम तो इसकी एनर्जी ज्यादा, मतलब ये एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी कहां से, जब आप इसको एनर्जी दोगे। सो दिस विल बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस। इससे बनता है आपका सॉल्वेंट सोल्यूट, ठीक है, ओके। तो इट टेक्स द इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं बिकॉज एवरी सॉल्वेंट हैज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। हर एक सॉल्वेंट में वैसा अट्रैक्शन फोर्स होगा। इफ एनी सॉल्यूट इज एडेड टू इट then there should be some distancing between the solvent molecules for dissolving the solute into it। कोई भी solute अगर हम ऐड करेंगे तो कुछ तो डिस्टेंसिंग बढ़ेगा ही आपका, ठीक है, ओके। It involves the separation of solute molecules because every solute has an attraction force between the solute molecules. If it is added to solvent, then there should be some distancing between the solute molecules to get dissolved in the solvent। तो ये भाई साहब solute molecules किसमें आ जाएंगे, solvent में dissolve हो जाएंगे, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? It involves the separation of solute molecules because every solute has an attractive force between the solute and between the solute molecules, ठीक है। Here the solute and the solvent molecules mix। When the solute is dissolved in the solvent, there is an attraction between the solute and the solute molecules leading to the stabilization and the energy, ठीक है। तो एक आपका attractive force होता है between solvent solvent, एक आपका attractive force होता है between solute solute, और एक आपका attractive force होता है between solute and solvent। ये पूरी जो एंथैल्पी है, whether the process is exothermic or endothermic, depends on all these three।
ठीक है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो डिसोल्यूशन कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑल द थ्री स्टेप्स इन विच द फर्स्ट टू स्टेप्स रिक्वायर्स एनर्जी बट इन द थर्ड स्टेप एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब ये सारों तीनों स्टेप पे डिपेंड करेंगे। एग्जाम्पल, if a soda bottle is put in both cold and hot water, it is observed that soda in the cold environment has more taste। भाई देखो ना, आप जब थम्स अप पीते हो या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वो ठंडा में आपको ज्यादा टेस्ट देता है ना? ऐसे गर्म वाला पियोगे क्या? ठीक है, पी सकते हो लेकिन उसको आपको उतना टेस्ट नहीं आएगा। इफ सोडा बॉटल, उसमें क्या है, सोडा ही तो है, आपका शुगर वाटर है और सोडा है, कुछ फ्लेवर्स हैं उसमें बस। ठीक है, if a soda bottle is put in both cold and hot water, it is observed that the soda in cold environment has more taste, more amount of dissolved carbon dioxide, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है एज कंपेयर टू सोडा इन हॉट एनवायरमेंट। ठीक है, जितना ज्यादा आप हीट देंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड से छोड़ देंगे, और जितना आप कूल करेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। मतलब ये देखो CO2 है और ये है आपका वाटर। ठीक है, ये आपका डिसॉल्व हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर डिसॉल्व हो रहा है ना भाई साहब, डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन प्रोसेस है। ये आपका एक्सोथर्मिक है, तो मतलब ये हीट दे रहा है। अभी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से बताओ मुझे कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को हीट दूं, क्योंकि इंडिविजुअली हीट देना तो पॉसिबल नहीं है, तो सिस्टम विल गो वेयर, इन दिस डायरेक्शन, इट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, CO2 और H2O सेपरेट हो रहे हैं, मतलब आपका टेस्ट चला जाएगा। ठीक है, आपका जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोडा से निकल जाएगा या वाटर से निकल जाएगा, उतना उसका टेस्ट एज अ फिजी ड्रिंक विल ड्रॉप। ठीक है, शुगर वाटर ठीक है, लेकिन एज अ फिजी ड्रिंक विल ड्रॉप। ठीक है, furthermore, as the temperature increases, the solubility of CO2 in water decreases. Due to this, the soda loses its taste in the hot environment sooner as compared to the cold environment. ठीक है, इस चीज का एक और एग्जांपल और बहुत खतरनाक एग्जांपल ये है कि जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स, यू नो वो डाइवर्स जो नीचे डीप सी में जाते हैं, ठीक है, तो वो नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते जाते एक लेवल के नीचे वो नहीं जा सकते। आपने मरियाना ट्रेंच का नाम सुना है? मरियाना ट्रेंच एक बहुत डीप सी है जहां पे अभी तक हम जा नहीं पाए हैं, क्योंकि जाना पॉसिबल नहीं है, भाई साहब एक्सप्लोड हो जाएंगे प्रेशर में। ठीक है, खैर अभी देखो क्या हो रहा है कि जब कोई इंसान, लेट्स से ही इज गोइंग डाउन, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इधर वाटर का प्रेशर। तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो उसका जो ब्लड में जो नाइट्रोजन है, मतलब वहां पे नाइट्रोजन जो है ज्यादा डिसॉल्व होगा ब्लड में। ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। अभी ये बंदा जैसे ही ऊपर आएगा प्रेशर डिक्रीज होगा और नाइट्रोजन निकलेगा, और जैसे ये निकलेगा वैसे ही क्रैम्प्स आएंगे, बहुत जोर से पेन होगा। ठीक है, तो ब्लड में नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है। जैसे ही वो बंदा ऊपर आएगा वो नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी आपकी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और प्रेशर पे भी। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम क्रैम्प्स। और ये क्रैम्प्स कभी कभी इतने ज्यादा होते हैं कि डाइवर्स को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। डाइवर्स को इसलिए देखो स्पेशल प्रेशर सूट्स दिए जाते हैं ताकि उनको कम प्रेशर फील हो। ठीक है, दीज आर नोन एज बेड्स, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल इन व्हिच अ कप ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन ओपन एयर। ठीक है, with passage of time the level of water decreases, this happens due to evaporation, simple. ठीक है, all of the water molecules do not have the same magnitude of speed. In this way some molecules have very high speed but some have very low speed, and most of the molecules have an average speed. molecules घूम रहे हैं भाई साहब वाटर में, किसी का हाई स्पीड है, किसी का लो स्पीड है, किसी का एवरेज स्पीड है। when the molecules of liquid collide they transfer energy to each other based on how they collide with each other. ठीक है, on an average only a fraction of the molecules in a liquid have enough heat energy to escape from the liquid. ठीक है, this process is known as evaporation. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका लिक्विड है, ऑब्वियसली इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, और ये कब होगा, जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स विथ हाई एनर्जी हैव कम अप। ठीक है, जैसे ये ऊपर आएंगे ऑब्वियसली इनकी हाई एनर्जी होना चाहिए, तभी तो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब इवेपोरेट कर जाएंगे, नॉट ऑल ऑफ देम विल मूव। ठीक है, तो ये लिक्विड के कोलिजन से एनर्जी हाई हो गई, ऊपर आए, और यहाँ पे भाई साहब इवेपोरेशन हुआ। ठीक है, however some molecules of water also come back into the liquid phase from the vapor phase. कुछ ऐसे भी होते कि वेपर फेज से वापस लिक्विड फेज में आ जाए,
दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। Thus evaporation continues till an equilibrium is reached where the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation। तो मतलब क्या हो रहा है, देखो ये पहला लेवल था, कुछ देर बाद ये लेवल आया, ठीक है, अब बस ये रुक जाएगा, इस लेवल पे ये रुक जाएगा, क्योंकि यहां पे जितना इवेपोरेट हो रहा है उतना ही कंडेंस हो रहा है। सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम दैट इज रीच्ड बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। एक इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम आ गया है। जिस रेट से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर रहे हैं उसी रेट से वो वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर वापस वाटर वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप द सरफेस, ये वेपर पार्टिकल्स बन गए और ये आपके लिक्विड पार्टिकल्स हो गए। डेफिनेशन, evaporation is a type of vaporization that occurs on the surface of a liquid as it changes into the gaseous phase. The surrounding gas must not be saturated with the evaporating substance। अभी देखो मैं आपको सिंपल, अभी देखो बरसात हो रही है, बरसात के मौसम में आपके कपड़े क्यों नहीं सूखते हैं? क्यों नहीं सूखते हैं? आपने कपड़े दे दिए हैं, ठीक है, अभी कपड़े सूखते कब है? जब आपके कपड़ों में से वाटर वेपर इवेपोरेट हो रहा हो। लेकिन अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट वाटर वेपर से सैचुरेटेड है तो भाई साहब सूखने का रेट कम हो जाएगा, इसीलिए आपके देर में सूखेंगे, है ना। तो इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एज इट चेंजेस इनटू द गैसियस फेज। तो जो भी वाटर आपके कपड़ों में है वो गैसियस फेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। द सराउंडिंग गैस मतलब एयर मस्ट नॉट बी सैचुरेटेड विद द इवेपोरेटिंग सब्सटेंस। अगर सराउंडिंग गैस में काफी ज्यादा वाटर वेपर है तो भाई साहब इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सम वाटर इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर एंड देयर आर टू केसेस। आपने वाटर भाई साहब फिल कर दिया, इन दिस केस an inverted bucket is put on the spilled water, in this case the spilled water is in open environment, ठीक है। तो कौन जल्दी सूख जाएगा? ये वाला जल्दी सूख जाएगा क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट में सैचुरेशन कम है, वो जल्दी सूखेगा। यहाँ पे भाई साहब आपने बकेट रख दिया, तो बकेट रख देंगे तो यहाँ पे वाटर वेपर से सैचुरेट हो जाएगा और इसीलिए भाई साहब ये जल्दी सूख नहीं पाएगा, ठीक है, ओके। So here when the water evaporates, a very little area inside the bucket is in equilibrium with the water, thus the surrounding is saturated very soon with the water vapor. Here when the water evaporates, there is huge surrounding in contact with the spilled water. Thus it takes a lot of time to get saturated with the water vapors. An equilibrium will be established quickly and the rate of evaporation will be equal to the rate of condensation. An equilibrium will not be established quickly, क्योंकि equilibrium बन ही नहीं पाएगा ना भाई साहब, इतना बड़ा environment है और उसमें water vapor evaporate होता जा रहा है, ठीक है। So an equilibrium will not be established quickly and it will take a lot of time for the rate of evaporation to become equal to the rate of condensation, ठीक है। So less water to evaporate, more water to evaporate, ठीक है, more water will evaporate। समझ में आ रहा है भाई साहब? Okay, so we will deal with effect of pressure tomorrow. We have considered today the effect of temperature.